आर्टिकल 83 लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। और अब तक केवल एक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, वो थी चौथी लोकसभा का कार्यकाल। क्या कर दिया गया था उसका सॉरी 1971 से 1977। नेक्स्ट अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में वर्णन मिलता है? लोकसभा का जो सबसे बड़ा पद होता है वो कौन सा है? अध्यक्ष। लोकसभा का दूसरा अधिकारी क्या कहलाता है? और लोकसभा के तीसरे अधिकारी कौन क्या कहते हैं? महासचिव। क्या कहते हैं? और राज्यसभा में सबसे पहला अधिकारी कौन होता है? सभापति। दूसरा उपसभापति और तीसरा, क्लियर है ना? दोनों में तीसरा महासचिव है ना। एक शब्द यूज होता है प्रोटेम स्पीकर, जिसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर कब यूज होता है शब्द वो समझ लीजिए पहले तो हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर की। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आ जाता है ये, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। जैसे कोई भी नई लोकसभा बनती है ना, जब कोई भी नई लोकसभा बनती है तो लोकसभा बनती है तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा कब? जब लोकसभा का पूरी का गठन हो जाएगा तब, है ना। आप समझिएगा, जैसे लोकसभा की अभी वोट डले हैं। अब लोकसभा के वोट डले हैं तो उनमें से कुछ सदस्य जीत करके आ गए हैं, और जो सदस्य जीत करके आ गए हैं उनको अब लोकसभा की क्या दिलानी है? शपथ दिलानी है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब लोकसभा का अध्यक्ष जब चुना जाएगा, जब लोकसभा के सदस्यों को क्या करा दिया जाएगा? शपथ दिला दी जाएगी। अब तो इसका मतलब क्या है कि अध्यक्ष है ही नहीं। अब अध्यक्ष है ही नहीं तो फिर शपथ कौन दिलाए? तो उस समय पर भी अध्यक्ष ही शपथ दिलाता है, लेकिन उस समय पर हाल फिलहाल के लिए, यानी कि टेम्परेरी बेस पर काम को करने के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति सीधी राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। सामान्य स्थिति में क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और ये चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। लेकिन लोकसभा के नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए टेम्परेरी बेस पर जो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा चुन दिया जाता है उसको हम अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है, नए सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। पद किसके बराबर है? अध्यक्ष के बराबर है। अध्यक्ष को छोड़ करके अध्यक्ष को और उसके अन्य दलों को, यानी कि उनको क्या कराता है? शपथ दिलाता है। 2024 में कोई बने क्या? क्योंकि लोकसभा के चुनाव हमारे 2024 में ही हुए, तो 2024 में बने थे भर्तृहरि मेहताब, बीजेपी के सांसद थे भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 93 की, और आर्टिकल 93 में हमको पढ़ना क्या है? अध्यक्ष पढ़ना है और उपाध्यक्ष पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक वह धन विधेयक है कि नहीं है, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरी बात, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? ये जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लेकिन संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ आना, है ना, उसी को संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। तीसरी बात, लोकसभा के कार्यों का संचालन और उनका नियंत्रण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर है? चौथी बात, जितनी भी संसदीय समितियां बनती हैं, संसद की जितनी भी समितियां, यानी कि जितनी भी संसदीय समितियां बनती हैं, उन सभी समितियों की अध्यक्ष जो होते हैं, उस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अगली बात, लोकसभा के सदस्यों में से कौन से ऐसे सदस्य होंगे जो विदेशी दौरे पर जाएंगे या विदेशी कार्यों की देखभाल करेंगे, इनका निर्धारण भी, यानी कि विदेश जाने वाले सदस्यों का निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित करता है। कोई भी लोकसभा का सदस्य योग्य है कि नहीं है, इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये कैसे? किसी को भी हम लोकसभा, जैसे लोकसभा के सदस्य को ये क्या कर रहा है?
अयोग्य घोषित। भैया कैसे अयोग्य घोषित कर सकते हो, वो तो चुनाव जीत करके आया है। लोकसभा का सदस्य बनने का मतलब क्या है, वो चुनाव जीत करके आया है। अब वो चुनाव जीत करके आया है तो तुम उसको कैसे अयोग्य घोषित कर सकते हो, तो कर सकते हैं भाई। एक तो हम उसको दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकते हैं, हो सकता है दल बदलू हो, आज जा में कल लेबा में पसोवा में पल्ले नवा में कब खुदकते डोले। कुछ लोग थे हमारे देश में जो कहते फिरते थे कि चवन्नी नहीं है जो लुढ़क जाएंगे। बात की बात अलग है, सब समझदार हैं, वो चवन्नी का पता नहीं चला कि किस समय पर वो 12:30 आना बन गए, चवन्नी भी नहीं रहे, वो चवन्नी से भी कम हो गए, है ना। तो इसी को हम दल बदल कहते हैं, है ना। दल बदल कब लागू होता है, क्यों लागू होता है, इसके बारे में अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि अगर किसी सदस्य के खिलाफ दल बदल लग गया है तो आप उसको लोकसभा से क्या कर सकते हो, अयोग्य घोषित कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि संसद का कोई भी सदस्य यहां लोकसभा के बारे में बता रही है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य बिना अनुमति के, यानी कि लोकसभा में बिना किसी सूचना के अगर लगातार 60 दिन तक गायब रहता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। एक हमारे सांसद हुआ करते थे गोविंदा जी, गोविंदा का स्टारडम अपने चरम पर था। आप अगर एक्टिंग के बारे में बात करेंगे तो उसके स्टारडम को छू पाने लायक एक्टिंग शायद किसी एक्टर की दिखाई नहीं देती। एक समय हुआ करता था जिस समय में कहा जाता था कि गोविंदा के साथ एक्टिंग करने का मतलब है कि सामने वाले हीरो ने अपना करियर खत्म कर लिया है। गोविंदा के बराबर में किसी भी एक्टर को लेकर के आए, वो बराबरी कर ही नहीं पाया, वो उसको चबा के थूक देता था, ऐसे समझिए एक्टिंग के मामले में। जैसे आपको पता होगा कि सदी का महानायक कहा जाता है अमिताभ बच्चन को। छोटे मोटे एक्टर का तो मतलब ही छोड़ दीजिए, आप छोटे मोटे एक्टर को तो भूल जाइए, अब बहुत बड़े से एक्टर को लीजिए। सदी का महानायक कहा जाता है अमिताभ बच्चन को। फिल्म आई छोटे मियां बड़े मियां, मेन हीरो कौन है, गोविंदा। यानी कि ये भाई ऐसा है कि स्टारडम किसी का किसी भी समय कितना भी तगड़ा रहा हो, अगर इसके साथ काम कर लिया है तो ये चबा जाएगा तुमको, क्योंकि एक्टिंग का वो कीड़ा था इसके अंदर। कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ लोगों में कुछ गुण होते हैं विशेष, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। गोविंदा जब अपने पीक पर है, जब उसके साथ 100-150 फिल्म साइन हुए पड़ी हुई हैं, और उस समय पर गोविंदा ने क्या कर दिया है, डायरेक्टर ने बुलाया है सुबह के 4 बजे, गोविंदा जा रहे हैं शाम को 7 बजे। अनकंटिन्यूटी, यानी कि गोविंदा को समय की परवाह नहीं रही। परिणाम क्या हुआ, गोविंदा फिल्मों की तो चलिए छोड़ दीजिए, वो एक बार सांसद भी बनकर के आए थे और इसी आधार पर अयोग्य भी घोषित हो गए। वो संसद में भी नहीं जाते थे, ऐसे समझ गए ना। तो टाइम जो है ना, आप किसी पद पर पहुंच गए हैं, उस पद की गरिमा को बचाए रखना आपकी परम जिम्मेदारी है। स्टारडम हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस स्टारडम को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक बार स्टारडम अगर गया तो उसको प्राप्त कर पाना फिर बड़ा ही मुश्किल है, मिलता नहीं। उस स्टारडम को मेंटेन कर पाना बहुत बड़ी बात है, और ये मैंने खुद भी देखा है अपने पास, अपने साथ भी। जब जब चीजें मैंने अनवेलेंस की हैं, समय की परवाह नहीं की है, तब तब समय ने बर्बाद कर दिया है। ये समय किसी का होता नहीं है। तो यहां क्या बात है कि अगर 60 दिन तक आप अगर बिना किसी सूचना के लोकसभा में नहीं रहेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और यह काम भी किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं। तथा लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो लोकसभा के बराबर होता है। लोकसभा के बराबर हो जाने का मतलब सामान्य स्थिति में कितना, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष वही शपथ लेता है जो लोकसभा के अन्य सदस्य शपथ लेते हैं, ये अलग से कोई भी शपथ नहीं लेता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछ लिया गया है रेलवे में। क्या लोकसभा के अध्यक्ष को अलग से कोई शपथ लेनी होती है,
जैसे राष्ट्रपति अलग से शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति अलग से शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसको देता है? और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? क्लियर है? जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? वैसे ही अध्यक्ष अपना किसको देगा त्याग पत्र? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? क्लियर है? नेक्स्ट, लोकसभा का पीठासन अधिकारी किसको कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप में पूछा गया है। लोकसभा का पीठासन अधिकारी, लोकसभा का पीठासन अधिकारी किसको कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का पीठासन अधिकारी किसको कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्तमान में ओम बिरला है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तथा ये ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। ठीक है? अगला, लोकसभा सचिवालय को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? लोकसभा सचिवालय को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का है। लोकसभा सचिवालय को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। पहली मीरा कुमार नाम है, कहने के लिए मीरा कुमारी नहीं साहब। अच्छा, पगला गए हो। नेक्स्ट, नाम मीरा कुमार है लेकिन कहने के लिए कुमारी है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमारी। क्लियर है? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी और पहले अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ठीक है? नेक्स्ट, ये थी बात किसके बारे में? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में। लोकसभा के अध्यक्ष के पद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में। तथा लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो वर्णन है काय में? 94 में। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कहां है? अनुच्छेद। मैंने जब राष्ट्रपति को पढ़ा रहा था उसी समय पर बताया था कि महाभियोग जो लगता है, जो लाया जाता है, वो किसके खिलाफ लाया जाता है? राष्ट्रपति के खिलाफ। किसके खिलाफ लाया जाता है? लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग कई जगह किया जाता है, लेकिन वहां उसको महाभियोग नहीं कहते। वहां उसको महाभियोग नहीं कहते, है ना? क्या कहते हैं उसको? वहां संवैधानिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं वहां उसको? संसदीय प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया कहते हैं ना। तो वही सब चीजें हैं, लोकसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं, जिसमें है वही लोग हटाएंगे। न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, 14 दिन पहले से सूचना देनी होती है, 2/3 बहुमत से पारित कराना होता है, प्रस्ताव जब तक विचाराधीन है तब तक वह पीठासन अधिकारी नहीं रहता है। सारे पॉइंट में डिटेल में पढ़ा चुका हूं आपको, राष्ट्रपति में समझ गए होंगे सब कि ये डिटेल में खोलना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जब लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं, उस समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, जब लोकसभा का अध्यक्ष भी पद पर नहीं है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी पद पर नहीं है, दोनों अनुपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के कार्यों को कैसे संभाला जाएगा? तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के वरिष्ठ 10 लोगों की एक कमेटी यानी कि एक पैनल बनाया जाता है और वो पैनल लोकसभा के कार्यों को संचालित कराता है। ठीक है? तो यही कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो 10 वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल बनेगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? इस पैनल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसी पैनल को क्या मान लिया जाएगा? अध्यक्ष मान लिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, अनुच्छेद 98 में क्या है? लोकसभा के सचिवालय का वर्णन। लोकसभा के सचिवालय का वर्णन कहां है? अनुच्छेद 98 में। 99 में क्या है?
लोकसभा के सदस्यों को शपथ। और 100 में क्या है, गणपूर्ति या कोरम संख्या। गणपूर्ति कितनी होती है लोकसभा की? गणपूर्ति शब्द मैंने समझा दिया आपको बहुत अच्छी तरह से, क्या होता है ये गणपूर्ति या कोरम संख्या? बहुत डिटेल में समझाया था, बताइए। अरे किसी भी सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या को हम गणपूर्ति कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं कहूंगा कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, जब तक पर्टिकुलरली 10 बच्चे कम से कम नहीं होंगे मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। ये क्या हो गई क्लास की गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या हो गई। समझ रहे हैं ना बात को? ये क्या हो गई उसकी गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या हो गई। तो लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम संख्या कितनी होती है? 1/10। 1/, या इसको हम 10% कह सकते हैं। यहां बोला जाता है, अन्य के लिए ऐसे बोला जाता है 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निगम पर संसद का नियंत्रण होता है। भारत की जो संचित निधि होती है, ये निधि प्रमुख निधि है। भारत की प्रमुख निधि कौन सी है? संचित निधि। इसी निधि में भारत सरकार की टोटल आय जमा होती है। भारत सरकार की टोटल आय का मतलब होता है भारत सरकार जो भी पैसा किसी विदेश से उधार लेती है वो इसमें जमा होता है। भारत सरकार जो भी टैक्स पूरे देश से वसूल करती है वो भी संचित निधि में जमा होता है। किसमें जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है। भारत सरकार की किसी के ऊपर कोई कर्जा है और वो कर्जा भी उसको वापस मिला है तो उसको भी किस में जमा किया जाता है? संचित निधि में जमा किया जाता है। तो संचित निधि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक अकाउंट है किसका? भारत सरकार का। क्या है? एक अकाउंट है। तो संचित निधि से धन निगम, धन निगम का मतलब है कि पैसे निकालने की प्रक्रिया, पैसे जमा करने की नहीं, पैसे निकालने की प्रक्रिया। धन निगम पैसे निकालने की प्रक्रिया पर किसका नियंत्रण है? तो यानी कि संचित निधि किसकी देखरेख में काम करती है? हम कहेंगे संसद की देखरेख में। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। बजट निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। बजट जो बनता है इसमें संसद का कोई हाथ होता नहीं है। ये बजट आप लोग समझते हैं बजट क्या होता है? वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में तो इसके बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं। जो बजट है, ये बजट शब्द का पहली बार प्रयोग इंग्लैंड ने किया था। किसने किया था? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बजट होता है वो अगले वर्ष के लिए निर्धारित होता है। अगले वर्ष के लिए क्या होता है? इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि जब कभी भी भारत सरकार के लोग बजट जारी करते हैं तो उसमें बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। हम पूरे देश के हर कोने में रेलवे बिछा देंगे, हम इतने आईआईटी कॉलेज खोलेंगे, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे कि पूरे देश में यातायात सुव्यवस्थित हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता है जिस दिन बजट आता है उस दिन के बस अब मैं अपनी चप्पल पहन करके ना एकदम हवाई जहाज में बैठ जाऊंगा, बस अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मतलब जिस दिन बजट पेश होता है मतलब मजा सा आ जाता है। वो बात अलग है कि वो मजा केवल बातों का है, बाकी उसका और कोई धरातल पर अर्थ नहीं है। बजट का मतलब आप यही कह सकते हैं कि बजट एक तरीके से आपको धोखा देने के लिए दिया गया भाषण होता है। क्योंकि बजट क्या होता है? अगले साल के लिए। बजट किसके लिए होता है? अब आप कहोगे कि भैया ये भाषण दिया क्यों, ये ऐसा धोखा दिया क्यों? क्योंकि जितना अच्छा भाषण देंगे उतना ज्यादा पैसा निकाल पाएंगे संचित निधि से। आप कहेंगे कि हमने इतने का बजट बनाया है, अब इसके लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसके लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो बजट बनता ही इसके लिए है ताकि हम संचित निधि से उतना पैसा ले सकें। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है ना? वो बात बाद में पता चलती है 1 साल बाद कि लिया कितना था और लगाया कितना। तुमने कभी एक शब्द सुना है आर्थिक सर्वेक्षण?
सुना है किसी ने इकोनॉमिक सर्वे? ईमानदारी से बात बताना कि बजट शब्द कितने लोगों ने सुना है? सुना है? आर्थिक सर्वेक्षण कितने लोगों ने सुना है? पता है इस देश की सबसे बड़ी बुरी स्थिति क्या है वो समझिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? जो बजट आता है, बजट हमने यानी कि भाषण दे दिया है कि हम अगले साल ये कर डालेंगे और बहुत सारा हमने पैसा ले लिया है। उस बजट में उस पूरे साल में कितना काम किया गया, कितना आपने पैसा लिया और कितना आप घूस खा करके बैठ गए, इस सब का प्रो फार्मा जिसमें भरा जाता है उसको आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। यानी कि संशोधित बजट को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। यानी कि वास्तव में जिसके आंकड़े जनता को पता होने चाहिए वो किसके होने चाहिए? लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पता किसी को नहीं होते, सबको पता होते हैं बजट के आंकड़े। क्यों? क्योंकि सरकार चीख चीख करके कह रही होती है कि हम ये करेंगे, ये नहीं बता रही होती कि हमने ये किया। चेक करेंगे चेक करेंगे चेक करेंगे, कहा करेंगे भैया? करियो कहा? हमें तो ये बताओ ना किया क्या। यानी कि जितना पैसा आपने पिछले साल लिया था उस पूरे पैसे का विवरण आपको किसमें मिलेगा? आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। और अच्छी बात क्या है कि बजट से 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। और बुरी बात क्या है, इसके बावजूद इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े अखबारों में ढूंढे नहीं मिलते। इससे बुरा क्या हो सकता है? जो देश की वास्तविक तस्वीर है उसको दिखाना चाहिए लोगों को, वो नहीं दिखाते। जो नहीं दिखाना चाहिए उसको बार बार दिखाते हैं, रीटेक कर कर के दिखाते हैं। आम चूस के खाते हो कि फ्रीजर में लगा करके खाते हो? इतनी एनर्जी कहां से लाते हो? ये क्वेश्चन है मीडिया के। थू हम मर जाओ कहीं है? जो दिखाना चाहिए उस पर कोई विवरण नहीं, जो नहीं दिखाना चाहिए उस पर फुल फोकस। ठीक है? आर्थिक सर्वेक्षण तो समझ गए ना? आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? बजट के संशोधित रूप को क्या कहते हैं? हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, जिसमें वास्तविक आंकड़ों का संग्रह होता है। ठीक है? बजट क्या है? एक अभिभाषण है। किसके लिए अभिभाषण है? कि हमें जो ये निधि यानी कि जिसमें पूरा पैसा जमा है, इसमें से पैसा निकालने की प्रक्रिया है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है? तो क्या करेंगे? बजट निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। यानी कि संसद जो है वो बजट नहीं बनवाती है। बजट बनाते हैं कौन? जो लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री में होते हैं। कौन से अनुच्छेद में बताया था हमने आपको? मंत्रिमंडल का वर्णन अनुच्छेद और अरे मंत्रिमंडल का वर्णन अभी तो 2 दिन पहले पढ़ा गया। इसके अलावा किसी में नहीं है? अरे 352 में वर्णन नहीं इसका? अरे बावले हो, अरे पढ़ ले। हाँ पढ़ ले, काय को हड्डी ले हो, मान जाओ। तो बजट निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। बजट कौन बनाती है? सरकार बनाती है। तथा संचित निधि पर भारित व्यय में भी कोई परिवर्तन संचित निधि नहीं कर सकती है। ठीक है? ये सारे काम किसके हैं? गवर्नमेंट के काम है। संसद राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना न तो कोई कर लगा सकती है न किसी कर में वृद्धि कर सकती है। टैक्स लगाना और टैक्सों में वृद्धि करना दोनों कार्य संसद के हैं, लेकिन दोनों अनुमति से होते हैं। और किसकी अनुमति से होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है? तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा पढ़ लिए हैं। 82 परिसीमन आयोग, 83 सदनों की अवधि और 84 सदनों के सदस्यों की कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक?
कंप्लीट है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। वर्णन ऐसा था कि 238 राज्यों से लिए जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे तथा 12 का मनोनयन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ये कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं जिनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राज्यों से 229 सदस्य हैं। कितने हैं? तथा 4 सदस्य यूटी से लिए गए। 229 और 4 कितने हो गए? और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। कितने हो गए? यानी कि वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? यूटी में केवल दो ही ऐसे यूटी हैं जिनकी अभी राज्यसभा में भागीदारी है। एक यूटी है दिल्ली जिसके पास सीटें हैं 3, दूसरी है पांडिचेरी जिसके पास सीटें हैं 1। शेष किसी भी यूटी का प्रतिनिधित्व अभी राज्यसभा में नहीं है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर जिसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया है उसके सीटें और निर्धारण में आ गई हैं 5, लेकिन अभी इन सीटों को यूटी बतौर नहीं देखा जा रहा है। अभी तक इन सीटों को स्टेट बतौर देखा जा रहा है। जिस दिन से ये सीटें और हट जाएंगी उस दिन से यहाँ यूटी की सीटें हो जाएंगी 9 और यहां संख्या हो जाएगी 224। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। जिस दिन राज्यसभा का गठन हुआ था उस दिन उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ। राज्यसभा की सबसे पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम दिया गया था। किसके द्वारा? उसके सभापति द्वारा। उसके सभापति का मतलब क्या होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उस समय पर पहले उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल करके राज्यसभा किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। क्लियर है? अगली बात, संविधान में राज्यसभा का सदस्य होने के लिए राज्य का निवासी होने की शर्त रखी गई थी, लेकिन साथ ही गोपनीय मतदान की व्यवस्था थी। लेकिन 6 अप्रैल 2003 से निवास की शर्त को हटा दिया गया है, यानी कि कोई भी उसी राज्य का हो ये जरूरी नहीं है। किसी भी राज्य के व्यक्ति को आप किसी भी राज्य से मनोनीत करके या नामांकित करके या चुनाव जिता करके राज्यसभा में भेज सकते हैं। हटा दी गई तथा खुले मतदान की व्यवस्था की गई है। पहले मतदान कैसा हुआ करता था? गोपनीय मतदान हुआ करता था। अब कैसा मतदान होता है? ओपन वोटिंग होती है। राज्यसभा की वोटिंग कैसी होती है? ओपन वोटिंग होती है, खुली वोटिंग होती है। विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव पीआर विद एसटीवी सिस्टम से करते हैं। ये पीआर विद एसटीवी सिस्टम पूरी तरीके से मैं आपको राष्ट्रपति में पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना? क्लियर है? यानी कि एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगली बात, अब हम बात करते हैं राज्यसभा के विशेषाधिकारों की। तो सबसे पहली बात यह है कि अनुच्छेद 312, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार संसद का होता है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। अब आपको क्वेश्चन दे देता है, वो यहां पर आंसर दे देगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यानी कि आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति कराना। नई अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या है? आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति कराना। अब आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। वो कह देगा कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। यहां आंसर लिख दिया है उसने राष्ट्रपति। क्या लिख दिया है? दूसरा आंसर लिख दिया है उसने प्रधानमंत्री। तीसरा आंसर उसने लिख दिया है संसद और चौथा उसने आंसर लिख दिया है राज्यसभा। तो आप सबसे पहली बात तो ये समझ जाइए कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद का होता है। किसका?
अब आप आंसर क्या लगाओगे? नहीं, लेकिन संसद के सदन होते हैं कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के उन सदनों में से प्रॉपर ये काम राज्यसभा को दिया गया है। प्रॉपर ये काम किसको दिया गया है? यानी कि आंसर हो जाएगा यहां राज्यसभा। अगर राज्यसभा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर हो जाएगा संसद। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? चलिएगा, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, लेकिन संसद का वो विशेषाधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास। कौन से अनुच्छेद के तहत? 312। दूसरी बात, पीसीएसजे के अंतर्गत जिला न्यायाधीश से ऊपर कोई भी पद नहीं भरा जाएगा, और ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्यसभा की होती है। तीसरी बात, अनुच्छेद 249 राज्य सूची में राष्ट्रीय हित के संदर्भ में यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिएगा, 3 तरीके के विषय सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का। समवर्ती सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का, क्योंकि यहां दोनों के मुद्दे होते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा से ऐसा निर्णय होकर के आए, यानी कि किसी भी राज्यसभा के 2/3 सदस्य ऐसा विवरण करके दें कि हम इसके बारे में कोई विशेष नियम नहीं बना पा रहे, आप देख लीजिए, तो फिर ऐसी स्थिति में संसद ही राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना देती है। क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछ लेता है, कब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो एक तो हमने आपको पढ़ाया था 352 के तहत। 352 के तहत क्या हो जाता है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। दूसरा 356 के तहत भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, यानी कि हम कह सकते हैं आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान क्या हो जाता है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 249 के दौरान। अनुच्छेद 249 का मतलब समझ गए ना? यानी कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा पारित कर दे कि हम कानून नहीं बना पा रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर संसद ही कानून बना करके देगी। क्लियर है? नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में प्रथमतः प्रस्ताव कौन स्वीकार करता है? तो राज्यसभा करती है। क्यों करती है वो समझ गए होंगे आप, पढ़ा दिया है पूरा। अगली बात, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं अपनाया गया है जैसा कि अमेरिका में है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों से अलग अलग सदस्य आते हैं। कैसे आते हैं? अलग अलग आते हैं। यूपी की सीटें राज्यसभा में सबसे ज्यादा हैं, और कितनी है? और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा है, कितनी है? महाराष्ट्र की दूसरे नंबर पर है, कितनी है राज्यसभा में? 19। लोकसभा में भी दूसरे नंबर पर है, कितनी है? 42। तीसरे नंबर पर राज्यसभा में तमिलनाडु है, वैसे लोकसभा में कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? यहां कौन है तीसरे नंबर पर? तमिलनाडु। 18 सीट हैं। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से 16-16, कर्नाटक से 12, आंध्रा से 11, गुजरात से 11, एमपी से 11, तेलंगाना से 7। बाकी फिर बहुत बड़ी लिस्ट है, मैन हो गई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका ले लेता है। क्लियर है? यूपी की लोकसभा में सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 31। हटाएं। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों का, स्थानों का, यानी कि सीटों का आवंटन किया जाएगा, ऐसा वर्णन कहां पर है? चौथी अनुसूची में। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा, और ऐसा वर्णन कहां पर है? चौथी अनुसूची में है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार राज्यसभा से नहीं बनती है। कहां से बनती है? लोकसभा से। कहां से बनती है? यानी कि सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रथम अभिनेत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी कौन थी? नरगिस दत्त। ठीक है? कौन थी? नरगिस दत्त। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन देते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? सभापति के बारे में। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इस बारे में तो कोई दिक्कत है नहीं। ये संसद सदस्य नहीं होता है, इस बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। संसद का सदस्य तो नहीं होता है।
ये संसद का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यानी कि राज्यसभा ऐसे करके पूछ लेता है किस सदन का मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा। क्लियर है ना? किस सदन का मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो क्या कहेंगे हम? क्योंकि राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, अगली बात, उपराष्ट्रपति पीठासन अधिकारी होता है, इसलिए इसे वेतन दिया जाता है। इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करता है। कौन करता है? यदि दोनों अनुपस्थित हैं, जैसे वहां पर कौन दोनों अनुपस्थित थे? अध्यक्ष और, तो कितने सदस्यों की पीठा वो बना दी थी? पीठ 10 की, यहां बनती है 6 की। वहां भी पैनल राष्ट्रपति, यहां भी पैनल राष्ट्रपति, वहां पैनल 10 का, यहां पैनल 6 का। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है किसको? राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपसभापति को, और उपसभापति भी नहीं होंगे तो सभापति को। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? महासचिव। मैंने बताया है दोनों ही सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, दोनों ही सदनों में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन है? महासचिव है। महासचिव लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अलग अलग होता है। जो सदन का गैर निर्वाचित स्थायी, गैर निर्वाचित है, जीत करके नहीं आया है, गैर निर्वाचित, लेकिन कैसा? स्थायी अधिकारी होता है। इसकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? ये हर टाइप के एग्जाम में पूछ लिया है, आपका पुलिस तक पूछ लिया गया है। महासचिव की मैक्सिमम उम्र कितनी हो सकती है? 62 वर्ष। इसकी नियुक्ति अध्यक्ष या सभापति, यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है? यह सदन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। संसदीय संग्रहालय या अभिलेखागारों का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते संसद की विरासत का रक्षक किसको कहते हैं? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, हर टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है। संसद की विरासत का रक्षक किसको कहते हैं? महासचिव को। संसद की विरासत का रक्षक किसको कहते हैं? महासचिव को। तथा संसदीय सदनों का सलाहकार कौन होता है? संसदीय सदन मतलब समझ रहे हैं ना? लोकसभा का सलाहकार या राज्यसभा का सलाहकार कौन होता है? महासचिव। क्या ये निर्वाचित होता है? नहीं। क्या ये अस्थाई है कि स्थायी है? स्थायी है। नियुक्ति इसकी कौन करता है? लोकसभा में करनी है तो अध्यक्ष, और राज्यसभा में करनी है तो उपराष्ट्रपति। क्लियर है सारी बातें? नेक्स्ट, यह स्पीकर या सभापति की देखरेख में काम करता है, जो सरकार का विभाग नहीं है बल्कि स्वतंत्र विभाग है। अतः सरकारी व्यक्ति अपने पदनाम को इसमें से हटा देगा अगर इसके लिए चुना गया है तो। क्लियर है? इसका वेतन सामान्य यानी कि संचित निधि से दिया जाता है। हम पढ़ चुके हैं भाग 5, जिसमें बर्डन 52 से 151 तक कंप्लीट है। इसमें हमको 3 पार्ट पढ़ने थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका सबसे पहले हमने पढ़ी थी, जिसमें राष्ट्रपति की से शुरुआत की थी, अनुच्छेद 52 से लेकर के कहां तक? 78 तक। कहां से कहां तक? 52 से 78 तक। दूसरी हमारी शुरुआत हुई थी कहां से लेकर के? विधायिका की। 78 तक में मतलब प्रधानमंत्री वगैरह सब आ गए थे ना कार्यपालिका में, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख तो प्रधानमंत्री है ना। 75 में आ गए थे, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद हमने शुरू किया था किसको? विधायिका को। विधायिका का मतलब किसको? संसद को। संसद की शुरुआत कहां से हुई थी? 79 से। 79 से लेकर के 123, 179 से लेकर के 123 तक जो बर्डन है वो विधायिका का है, यानी कि संसद का है। ठीक है? यहां के बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा, वो कौन सा होगा? न्यायपालिका, जिसका बर्डन कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। यानी कि न्यायपालिका में हमको सबसे प्रमुखता के तौर पर किसको पढ़ना है? सुप्रीम कोर्ट को। किसको पढ़ना है? और इसके बाद 148, 49, 50 और 51 चार अलग से एक व्यक्ति को दिए जाएंगे, जिसका नाम होगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है? और ऐसे करके 151 पर जाकर के भाग 5 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? हमने अभी कार्यपालिका और विधायिका कंप्लीट कर लिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, दोनों के बारे में।
अनुच्छेद 79 संसद 80, 81, 82 पर सीमन आयोग क्या करता है? सीटों का बंटवारा किस किस में? विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में। 83 सदनों की अवधि, 84 सदनों की सदस्यता या योग्यता, सदस्य जो उनकी योग्यता, 85 कोई भी सत्र बुलाना है, सत्र का समापन करना है या उसको आहूत करना है, 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। किसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं? लोकसभा या राज्यसभा के सबसे पहले भाषण को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। संसद की पहली प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का। पढ़ा चुके हैं पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? पीएमओ, है ना। नेक्स्ट 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी कि पहला सत्र बजट सत्र होगा, इसके बारे में जो वर्णन होता है। आप देखिएगा, एक होता है अभिभाषण और एक होता है विशेष अभिभाषण। अभिभाषण क्या होता है? तो वर्ष का पहली लोकसभा का पहला भाषण अभिभाषण कहलाता है। पहली राज्यसभा का पहला भाषण क्या कहलाता है? राज्यसभा की शुरुआत का भाषण अभिभाषण कहलाता है। लेकिन बजट सत्र शुरू करना है, कोई भी आपको सत्र शुरू करना है और उस सत्र में भी बजट सत्र से शुरुआत हो रही है, तो उस दौरान जो सबसे पहला भाषण दिया जाएगा उसको विशेष अभिभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका वर्णन कहां है? 87 नवनिर्वाचित लोकसभा तैयार मंत्रिमंडल करता है। इसको कौन करता है? 88 सदनों में मंत्री तथा मान्यवादी का अधिकार कानूनी मामलों में सहयोग देने के लिए होता है। ठीक है ना। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 उपसभापति के रिक्त होने की स्थितियां। 91 सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? अभी बताए थे 6। राज्यसभा की बात हो रही है, 6 पैनल बनता है। कौन बनाता है? उपराष्ट्रपति। 92 सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प क्रियाशील है तो वो परिडासन होगा। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अभी पढ़े थे। 94 इनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में। 95 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो कितने लोगों की बेंच बनती है और कौन बनाता है? राष्ट्रपति। 96 पद से हटाने का समय परिडासन नहीं है। नेक्स्ट 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन कहां से दिए जाएंगे? दूसरी अनुसूची से। 98 सचिवालय के बारे में वर्णन होगा और कैबिनेट सचिवालय जिसमें यूपीएससी है ये, और 25 साल इसकी मिनिमम एज होती है कैबिनेट सचिवालय की, जो कैबिनेट सचिव होता है उसकी, यूपीएससी की। ठीक है। 99 संसद सदस्यों को शपथ दिलाना, और संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। 100 गणपूर्ति या कोरम संख्या, संसद के सदस्यों की गणपूर्ति या उनकी कोरम संख्या। और 101 से 104 तक संसद के पद खाली हैं तो उनकी क्या निर्भरताएं हैं? बाई प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति इनको तय करेगा, और किसकी सिफारिश पर कैसे निर्वाचन होगा या किसके आधार पर उनको हटाया गया, ये सारी चीजों का वर्णन है। और ये सारे पॉइंट हमने एक एक करके कंप्लीटली पढ़ लिए। कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? आगे बात करते हैं। हम एक ये पढ़ते आ रहे हैं लगातार पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि संयुक्त अधिवेशन का वर्णन कहां है? अनुच्छेद 100। दूसरी बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? पीएम की सलाह पर। मंत्रिपरिषद यानी कि पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 104 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी बैठक कहां होती है? सेंट्रल हॉल में होती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। पारित किया जाता है कैसे? साधारण बहुमत से। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस इसको नहीं भेज सकता है क्योंकि संयुक्त बैठक हो गई है भैया। एक क्वेश्चन ये है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है और पंगु सत्र लागू हो गया है, तो क्या संयुक्त अधिवेशन की बैठक होगी? पंगु सत्र का मतलब होता है कि संयुक्त अधिवेशन की घोषणा के बाद यदि लोकसभा विघटित हो जाती है
यानी कि मान के चलिए कि आज हमने ये घोषणा कर दी है आज कि भाई अगली 28 तारीख को संयुक्त अधिवेशन होगा, और पता चला कि 20 तारीख को लोकसभा भंग हो गई, तो क्या अब संयुक्त बैठक नहीं होगी? संयुक्त बैठक तो होगी, लेकिन अब जो संयुक्त बैठक होगी, इस संयुक्त बैठक को पंगु सत्र कहा जाएगा। टूटे हुए सरकारों के सदस्य, पंगु सत्र, समझ गए ना? क्लियर है? तो बैठक तो होगी और इस बैठक को क्या कहा जाएगा? पंगु सत्र कहा जाएगा। क्लियर है? कौन से को? संयुक्त अधिवेशन शायद 104 में ही होना चाहिए। एक 108 में गलत लग गया इसमें, कोई ना, इसको सही कर लेना। ये 108 में संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है? 108 में। ठीक है यहां तक? बाकी सारी कोई इंफॉर्मेशन में दिक्कत तो नहीं किसी में? आगे बढ़ूं मैं आगे। संयुक्त अधिवेशन लाने का कारण क्या होता है? एक सदन दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक को मानने से इनकार कर दे। इस बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। एक सदन पारित करता हो, दूसरा मानता नहीं हो, दूसरा पारित करता हो, पहला मानता ही नहीं हो। क्लियर है ना? एक सदन के सुझाव को दूसरा मानने से इनकार कर दे। एक सदन ने पारित कर दिया है, दूसरा कहे कि इसमें ये संशोधन कर दो तो हम इसको पास कर देंगे, वो हम ना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में भी ला सकते हैं। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से ज्यादा दिन तक अटका रखे, तो इन तीनों ही स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्लियर है? संयुक्त अधिवेशन की 3-4 बातें अहम है बस। संयुक्त अधिवेशन का बर्डन, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन किसकी सलाह पर बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, और संयुक्त अधिवेशन की बैठक कहां होती है, और संयुक्त अधिवेशन किस बहुमत से पारित किया जाता है। क्या संयुक्त अधिवेशन लाने के बाद राष्ट्रपति उसे वापस भेज सकता है? बस यही बातें हैं संयुक्त अधिवेशन की। और एक ये पूछ लेता है पंगु सत्र क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन की घोषणा हो जाने के बाद भी लोकसभा विघटित हो जाए फिर भी संयुक्त अधिवेशन होगा, इसी को क्या कहते हैं? पंगु सत्र। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? क्या संयुक्त अधिवेशन का अभी तक कभी प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। संयुक्त अधिवेशन का अब तक 3 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार? सबसे पहली बार हुआ था दहेज प्रतिषेध विधेयक लाना था 1957 में तब, उसके बाद हुआ था बैंकिंग सेवा विधेयक लाना था 1977 में तब, और उसके बाद हुआ था कोटा ले आए थे और उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। कोटा पढ़ा चुके हैं हम 2002 में तब। नहीं 57 में आया था, 1961 में तो उसमें संशोधन हुआ था। 57 में आया था। नहीं वो पारित होकर के उसमें तो लागू हो गया है ना, वो तो ये विधेयक की बात हो रही है। संशोधन है, वो संशोधन है 1961, ये विधेयक लाया गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। अगला टॉपिक, अब हमें किस बारे में चर्चा करनी है? अनुच्छेद 109 धन विधेयक। दो बातें होती हैं, एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। आप ऐसे करके समझ लीजिए कि ये वित्त विधेयक है और ये धन विधेयक है। आपने रीजनिंग पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बाहर वाला अंदर वाले के लिए सब कुछ नहीं होता, यानी कि हम कहेंगे प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता।
कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों बातें क्लियर हैं? ये दो बातें क्लियर हैं? बस अब इसी के आसपास की बातें हैं सब इसमें। अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के विशेष प्रावधान दिए गए। तो सबसे पहले तो उसकी परिभाषा समझ लेना, ये उल्टा हुआ है, यहां बाद में समझाया गया है, पहले उसकी विशेषताएं दे दी गई है। तो पहले समझ लें, उसके बाद विशेषताएं पढ़ लेंगे। तो धन विधेयक के बारे में हम सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि धन विधेयक का मतलब होता है कि सरकार जो बजट बनाती है, सरकार क्या बनाती है? बजट बनाती है। तो बजट को ही हम डायरेक्टली धन विधेयक समझ लें, सीधी बात, नो बकवास। बजट को आप सीधा सीधा क्या समझ लीजिए? धन विधेयक। यानी कि सरकार की इनकम का जो स्रोत है वो धन विधेयक है। क्या है? जो बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है, उस बजट के लिए पैसा निकालने के प्रोसेस को धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है ये बात? पैसा निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है। तो सरकार की आय का स्रोत क्या है? तो सरकार की आय के स्रोत होते हैं भैया टैक्स और लोन। किसी कर की दर को बढ़ाना या घटाना या उसको समाप्त कर देना, ये सारे काम किस में आते हैं? धन विधेयक में आते हैं। किस में आते हैं? धन विधेयक संचित निधि पर सीधा असर डालता है। किंतु नया टैक्स लाना है तो अनुच्छेद 265 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी भी टैक्स की दर बढ़ानी है तो धन विधेयक है, घटानी है तो धन विधेयक है, समाप्त करना है तो धन विधेयक है। यानी कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नया टैक्स ले करके आना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता है। आप लोगों को याद हो तो वैट लाया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स, उस समय भी संविधान संशोधन हुआ था, और जीएसटी लाया गया, उस समय पर भी संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है? इतनी बातें समझ गए? तो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ये जरूरी है। ठीक है? अब इसकी विशेष बातों की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी धन विधेयक लाना होता है तो धन विधेयक की पहले ही सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती है। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? अबे गधो, 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद को कोई भी कानून बनाना है तो कैसे बनाया जाता है? विधेयक ला करके, अधिनियम बना करके, यानी कि विधेयक ला करके। वो विधेयक पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी ला सकता है। पहले लोकसभा ले आई, उसके बाद राज्यसभा ले आई, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, जिस दिन सिग्नेचर हो गए उसी दिन क्या बन गया? कानून। यही प्रोसेस है। लेकिन धन विधेयक के मामले में सब उल्टा है। क्या उल्टा है वो समझिए। पहली बात तो यह है कि जो अंतिम हस्ताक्षर करता है उसको पहले ही बता देते हैं कि हम धन विधेयक ला रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दी जाती है। अब राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दी है, इसका मतलब क्या है कि अब बाद की रोक टोक का कोई मतलब ही नहीं। एक काम हो गया। दूसरा काम, धन विधेयक केवल लोकसभा ला सकती है, राज्यसभा लाती नहीं। धन विधेयक लाने का अधिकार भी किसके पास है? केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है ही नहीं। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय भी लोकसभा के पास है, और इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा यहां कुछ नहीं कर सकती। खाना पूर्ति के लिए जो धन विधेयक लोकसभा पारित करती है उसको राज्यसभा के पास भेजती है। राज्यसभा लोकसभा से पारित हुए धन विधेयक को केवल अपने पास 14 दिन तक रख सकती है।
14 दिन के अंदर अंदर उसको वापस लोकसभा को करना होता है। अगर लोकसभा को वापस नहीं किया तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक ही धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। समझ गए? इसीलिए जरूरी है सरकार बनना। ये सब खेल इसी का है। समझ गए? तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सूचना दिया है, लोकसभा से प्रारंभ होता है। समझ गए? राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है बस ओनली। राज्यसभा इसमें सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है? और इसकी सलाह को लोकसभा माने या न माने, इसके लिए भी लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। नो, कोई मतलब ना, केवल फॉर्मेलिटी। ठीक है ना? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं कर सकता। चूंकि बातें पहले ही कहते ही खिला रहे हैं हम, क्योंकि राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से लाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय भी कौन करता है? इसको कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। अंतिम निर्णय हमारा, मानो मत मानो, आवेगो जितो। और यही सब खेला, पैसा तो इसी से आना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद 117 में, फाइनेंशियल बिल बोलते हैं इसको। धन और व्यय, इसमें आय और व्यय दोनों का विवरण होता है। आय और व्यय दोनों का विवरण होता है। धन विधेयक में केवल आय का विवरण होता है, वित्त विधेयक में दोनों का विवरण होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, प्रारंभ लोकसभा या राज्यसभा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन इसमें लाया जा सकता है, राष्ट्रपति इसे वापस नहीं कर सकता है। पारित ये दोनों से होता है। बात तो समझ गए होंगे, वही बात है। इसको तो पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है। पढ़ना जरूरी था किसको? धन विधेयक को। बाकी तो सारी बातें वही हैं जो अलग से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अनुच्छेद 111 कुछ कहता है इस विषय पर। अनुच्छेद 111 कहता है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किंतु दोबारा हस्ताक्षर करने के लिए क्या है? तो ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पूरी कंप्लीटली। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन डिटेल भी पढ़ चुके हैं इसकी। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अनुच्छेद 112 में बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण का बारे में जानकारी मिलती है। तो बजट का बारे में विवरण कहां मिलता है? अनुच्छेद 100। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं, केवल यहां पॉलिटी में पढ़ने लायक उतना ही है। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़नी है। वो सारी डिटेल्स कहां होंगी? हमारी इकोनॉमिक्स में। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसका होता है? लेकिन राष्ट्रपति कभी भी बजट प्रस्तुत नहीं करता है। वह अपना एक असिस्टेंट चुनता है जिसको वित्त मंत्री कहते हैं, और वित्त मंत्री ये काम करता है। राष्ट्रपति के नाम पर वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार वैसे किसका है? लेकिन राष्ट्रपति नहीं करता है। किससे कराता है? अपने असिस्टेंट से, यानी कि वित्त मंत्री से। ठीक है? दूसरी बात, आगामी वर्ष के लिए जो भाषण होता है, जिसमें कहा जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष का मतलब समझ गए ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य का समय में कितना राजस्व प्राप्त करना होगा और कितना व्यय करना होगा, इसका विवरण कहां पर होता है? बजट में। इसके बारे में मैं सब पढ़ा चुका हूं आपको, यानी कि आपके मतलब की चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अलग से जो काम रह बचा है वो अब इकोनॉमिक्स में बचा है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 113, इसको हम कहते हैं प्राकलन। क्या कहते हैं? प्राकलन क्या होता है? एस्टीमेट, बजट बनाने का प्रोसेस। वैसे बजट आप सामान्यतः समझते हैं क्या होता है? आपने कभी घर पे सुना है कि इस महीने का तो बजट बिगड़ गया है, इस महीने का बजट बिगड़ गया है? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि हमने घर के खर्चे के लिए समझा था कि घर का खर्चा 15,000 में निपट जाएगा इस महीने का। राशन पानी, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े वपड़े सब निपट जाएंगे। लेकिन पता चला कि बीच में किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार पड़ गया और उसकी वजह से 1 लाख एक्स्ट्रा कुछ गए।
अब जो अलग से एक्स्ट्रा 1 लाख कुचे हैं उसी को कहते हैं हम बजट को बिगाड़ना। यानी कि बजट क्या कर गया है भैया, बिगड़ गया है। किसके कारण बिगड़ता है बजट? आकस्मिक परिस्थितियों के कारण। किसके कारण बजट बिगड़ता है? आकस्मिक परिस्थितियों के कारण बजट बिगड़ता है। समझ गए इस बात को? सामान्य लैंग्वेज में समझ गए? तो सरकार का बजट भी क्या है कि सरकार अगले साल अनुमान लगाती है कि कितना खर्चा करेगी, क्या क्या काम करेगी, उस मैक्सिमम खर्चे को बजट कहते हैं। ये सरकार का क्या है, एक अपना आइडिया है। लेकिन सरकार को तो नहीं पता कि आइडिया तो बना लिए हैं, लेकिन पता चला कि बिहार में बाढ़ आ गई, अब उन बाढ़ पीड़ितों को राहत देनी है, तो क्या करें? अब वेट करें कि बजट बनाएंगे, बोलते कहेंगे बजट बिगड़ गो भैया दे नहीं। तो आपको आकस्मिक पैसा चाहिए तुरंत, है ना? यानी कि सरकार का जब बजट बिगड़ता है, आपका जब बजट बिगड़ता है तो आप कहां जाते हैं? अपने मुखिया के पास। सरकार का भी बजट बिगड़ेगा तो सरकार कहां जाएगी? अपने मुखिया के पास। सरकार का मुखिया कौन? राष्ट्रपति। कौन? तो राष्ट्रपति के अंडर में अलग से एक निधि रखी जाती है जिसको कहते हैं आकस्मिक निधि। नाम ही समझ गए होंगे, आकस्मिक निधि। यानी कि अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे निपटान के लिए राष्ट्रपति सिग्नेचर करके पैसा आपको दे देगा, इसी को आकस्मिक निधि कहते हैं। ठीक है ना? समझ गए नहीं समझे? तो बजट जब असंतुलन में होता है तो बजट का निपटारा किया जाता है आकस्मिक निधि से। इतनी बातें समझ में आ गई? अब बजट बनाना कैसे है, एस्टीमेट कैसे बनाना है? मान के चलिए आपको अपने घर का बजट बनाना है तो आप कैसे एस्टीमेट बनाएंगे? मुझे इस महीने में 1000 की किताबें लेनी है रफली। अब प्रॉपर तो पता नहीं, हो सकता है 1100 भी हो सकता है, 800 में ही आ जाए। मुझे 5000 फीस भरनी है, मुझे 4000 का राशन लाना है, मुझे इतने रुपए का रेंट देना है। ये सब क्या है? रफली काम है, एस्टीमेट इसी को तो कहते हैं। तो जो एस्टीमेट बनता है उस एस्टीमेट बनने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम? यानी कि बजट का एस्टीमेट बनाना। आपने कभी सुना है जब आपके एरिया में लाइट नहीं है और आप लाइट बनवाने के लिए अपने एरिया तक बिजली विभाग के पास जाते हैं तो बिजली विभाग कहता है एस्टीमेट बनवा लो। यानी कि कितने लट्ठे लगेंगे, कितने पोल लगेंगे, उन पोलों पर कितना खर्चा आएगा, तार कितने का, ये सारी चीजों का एस्टीमेट बनवा लो, उतना पैसा जमा कर दो, लाइन बिछ जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए? तो वैसे ही बजट का एक एस्टीमेट बनता है। बजट के उस एस्टीमेट को क्या कहते हैं बेटा? प्राकलन कहते हैं। और प्राकलन का वर्णन कहां है? अनुच्छेद 113 में। अगर बजट का एस्टीमेट बढ़ा दिया है, बजट का एस्टीमेट यानी कि प्राकलन बढ़ा दिया है। प्राकलन कैसे बढ़ा देंगे आप गए थे बिजली कर्मचारी के पास, बिजली कर्मचारी ने कहा एस्टीमेट बनवा लो, और एस्टीमेट में आपने कहा कि भैया ठीक है बना दो, और एस्टीमेट बनाने वाले ने क्या कर दिया? एक पोल का पैसा लगा दिया 12000, जिसकी कीमत थी 4000। और आपने कहा भाई जो क्या कर दो तने तो गड़बड़ है जागो, हम तो यार 4000 हम ले आएंगे, तने 12000 कैसे लगा दे? तो कहेगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो यानी कि दोनों के बीच में तालमेल होगा, और तालमेल के माध्यम से सही कॉस्ट क्या है उसकी वो निर्धारित की जाएगी। वैसे ही बजट बनता है। अब बजट में मान के चलिए कि सादाबाद से हाथरस तक की जो रोड है उसको क्या कराना है, आपकी सर्विस करानी है उसकी, और आपने उसकी सर्विस के लिए लगा दिया प्राकलन में 500 करोड़ डाल दी, भैया 500 करोड़ में सर्विस होगी। अभी विपक्ष बैठेगा, ओहो रुक 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 रुक, विपक्ष के रुक 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 जी क्या कर रहा है? अरे हम जब सरकार मत गए 100 करोड़ हम काम कराए हो, तो 500 करोड़ कह के। यानी कि अब आएगा कटौती प्रस्ताव। अगर बजट ज्यादा का दिख रहा है, एस्टीमेट ज्यादा का बन गया है, तो उसके लिए विपक्ष जो लेकर के आता है उसको हम क्या कहते हैं? समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है? अब जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ये कहेगा भैया 100 करोड़ में बनाया था हमने तो,
कि कब बनाया था भाई तुमने, कि भाई हमने बनाया था 2016 में। 2016 में अभी क्या चल रहा है कि 2025, अबे कुछ महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कि ठीक है तो भैया 10% बढ़ गई होगी, अब बता तू कितनी महंगाई बढ़ी है, उतना ले ले एक्स्ट्रा। 10% बढ़ गई होगी, 100 करोड़ के 110 करोड़ ले ले, 500 करोड़ का एक, समझ गए ना, क्लियर है बात, ठीक। अगला जो शब्द होता है उसका वर्णन है अनुच्छेद 114 में, जिसको कहते हैं विनियोग। अब वो एस्टीमेट बन गया है तो एस्टीमेट बन गया है तो एस्टीमेट बनने के बाद सरकार को क्या चाहिए, पैसा। सरकार को एस्टीमेट बन जाने के बाद पैसा निकालने की प्रक्रिया का जो वर्णन है, उस वर्णन को हम कहते हैं विनियोग। उस वर्णन को हम क्या कहते हैं, क्लियर है। अनुच्छेद 15 115 में वर्णन मिलता है अतिरिक्त अनुदान का, विनियोग का एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि इसको एक्स्ट्रा बजट कहते हैं, ज्यादा पैसा और मुहैया करा देना, ठीक है। एक होता है लेखानुदान, जिसका वर्णन कहां है, अनुच्छेद 116 में। ये लेखानुदान क्या होता है वो समझिएगा। तो एक शब्द होता है बजट, बजट होता है आम और होता है अंतरिम। और एक शब्द होता है लेखानुदान। जो आम बजट होता है वो वार्षिक बजट होता है, पूरे वर्ष के लिए आता है, और इसमें आय और व्यय दोनों चीजों का, मतलब इतना पैसा हमको दे दीजिए और इतना पैसा हम अलग से खर्च करेंगे इस मद पर, इस विषय पर, ठीक है। अंतरिम बजट, चुनावी वर्ष में जो बजट आता है उसको हम अंतरिम बजट कहते हैं। ये बजट कुछ महीनों का होता है, इसमें आय और व्यय दोनों का विवरण होता है, इसमें विनियोग पारित करना होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिनी बजट कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है इसको कहते हैं हम लेखानुदान, क्या कहते हैं, इसको भी चुनावी वर्ष का बजट कहते हैं, कुछ महीनों के लिए आय होता है, इसमें केवल व्यय का विवरण होता है, आय का विवरण, ये दोनों में यही डिफरेंस है। दूसरी बात, इसमें विनियोग पारित करने की भी जरूरत नहीं होती है, इसमें विनियोग पारित कराना होता है, यानी कि यहां एस्टीमेट बना करके देना होगा तभी पैसा मिलेगा, इसमें एस्टीमेट बनाने की भी जरूरत, यानी कि ये मिनी बजट है और ये एडवांस बजट है, क्लियर है। बहुत है, चलो सर।